तो साथियों गुड इवनिंग, सभी सिस्टर को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आज की क्लास में एक बार आप लोग पुनः जुड़ जाइए और कॉपी कलम लेकर के जुड़ेंगे, क्योंकि आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। आपके फ्रेंड कोई हो तो उन्हें भी जुड़ जाने के लिए बोलिए। क्लास अब हम लोग शुरू करेंगे और ज़्यादा इंतज़ार भी हम लोग आज नहीं करेंगे क्लास को लेकर के। साथियों तब तक मैं आप लोग को बता देता हूं, आज हम लोग यहां पर आप लोग देख पा रही होगी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो चैप्टर है उसको उस सब्जेक्ट को भी लिए हैं। साथ ही प्राइमरी हेल्थ केयर का भी कुछ चैप्टर है, उसको भी इसमें ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किए हैं। तो आज संडे है, इसीलिए हम दोनों सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस कराएंगे। अब हम लोग का जो मेन क्लासेज होंगे, थोड़ा सा समझ जाइए सभी का सभी स्टूडेंट। मेन जो क्लास होगा वो सोमवार से शुक्रवार तक मूल रूप से क्लास आप लोग को चलेंगे, यानी कि थ्योरी चलेंगे, पूरा बढ़िया से चलेंगे, कभी छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होगा। वो तो मैं इमरजेंसी में रहता हूँ, ज़रूरी था रांची जाना तो मैं चला गया था। अब वो छुट्टी वैसे नहीं होगा। और आप लोगों को शनिवार और रविवार जो यहाँ पर बचेंगे, शनिवार और रविवार, तो शनिवार और रविवार को आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस कराने का हम कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार हम लोग को थ्योरी क्लास चलाएंगे और शनिवार रविवार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। अगर छुट्टी होगा तो एक दिन छुट्टी रहेगा, शनिवार को या फिर रविवार को, या फिर किसी एक दिन छुट्टी दे देंगे सप्ताह में, ठीक है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सप्ताह में एक दिन लेंगे, चाहे वो शनिवार को हो या फिर रविवार को हो, एक दिन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस। बाकी सोम से शुक्रवार को थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी आप लोग को सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या ये बात सही रहेगा, ये जो क्लास करने का तरीका है, मेथड है, वो ठीक रहेंगे? एक बार आप लोग कमेंट करके लाओ। आप लोग को 5 दिन थ्योरी पढ़ा देंगे, 5 दिन थ्योरी है ना, 5 दिन थ्योरी पढ़ा देंगे और 2 दिन बचेगा, तो इन 2 दिनों में ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। एक दिन छुट्टी रहेगा तो एक दिन ऑब्जेक्टिव क्लास होंगे, है ना। जब थ्योरी खत्म हो जाएंगे तो आपको पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव क्लास देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट गुड इवनिंग बोल रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। अब हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लास को शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ क्या आप लोग के पास तक पहुंच पा रही है, मेरी आवाज़ क्या आप लोग के पास तक पहुंच पा रही है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार। सभी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करें कि यस सर आपकी आवाज़ पहुँच पा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू, सभी को थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग आज एक बार पुनः कॉपी और कलम पास में रख लीजिएगा और कितना क्वेश्चंस किसको सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि नाम लेने में क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गई हो ना, तब सबका नाम लेंगे तो बताओ कितना टाइम चला जाएगा। 1 घंटा क्लास 6 घंटा में ख़त्म होगा, इसलिए नाम नहीं लेंगे। जिनका सही होगा वो एकदम अपना कॉपी पे ईमानदारी से लिख लीजिएगा। लास्ट में बताएंगे कितना सही होने पर आपकी तैयारी बेस्ट है, कितना सही होने पर आपको और भी तैयारी होना है, और कितना सही हुआ तो आप एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो, ठीक है। तो सारी बातचीत हम लास्ट में बता देंगे, बाकी आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताते रहना। तो चलिए एक बार शुरू करूँ, कमेंट करके बताओ शुरू करें या फिर थोड़ा और वेट करें। एक बार कमेंट करके पुनः एक बार बता दीजिए, फाइनली बताइए जल्दी से कमेंट करके, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ। चलिए, बहुत अच्छा, सारे स्टूडेंट बोले कि सर शुरू किया जाए, एकदम शुरू करते हैं क्लास को। चलिए क्लास को हम लोग पहला क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज की मेरा पहला जो क्वेश्चंस है पहले ही बता दिया हूँ, प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट की क्वेश्चंस आज इंक्लूड है, दोनों को हम इंक्लूड करके लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को समझ के लगाना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित संचारी रोग नहीं है। देखिए जीवाणु जनित संचारी रोग नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। नहीं है यानी 3 ठो जीवाणु जनित रोग होगा, 1 ठो रोग नहीं है। अभी मैंने पढ़ा ही रहा हूँ ये संचारी रोग वाला चैप्टर, तो आप लोग को मैं पढ़ा दिया हूँ। आप लोग को ज़रूर से ज़रूर इनमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऑप्शन क्या क्या है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिप्थेरिया, हाइजा, खसरा या फिर टाइफाइड बुखार। जल्दी से बताइए कि जीवाणु संचरित रोग नहीं है।
कोई एक ऑप्शन है जो इनमें से जीवाणु संचरित रोग नहीं है। जीवाणु कहने का मतलब क्या हो गया, जीवाणु कहने का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया हो गया जीवाणु कहने का मतलब। तो बैक्टीरिया रोग नहीं है, यानी कि 3 बैक्टीरिया वाला होगा, एक बैक्टीरिया नहीं है। चलिए कमेंट देख लेते हैं। बहुत अच्छा जवाब, बहुत सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पर सही आंसर किया, सभी को थैंक यू। जीवाणु जनित रोग नहीं है कह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, यहाँ पर वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, फंगस से होने वाला रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। पहला ही जब चैप्टर पढ़ाए थे प्राइमरी हेल्थ केयर का, पहला जब चैप्टर पढ़ाए थे प्राइमरी हेल्थ केयर का, उसी में हम एक लिस्ट आपको लिखा दिए थे, आप लोग को याद होंगे है ना। तो उसी लिस्ट में से आप लोग देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग यहाँ से आंसर की बात करते हैं तो हाइजा, हाइजा एक ऐसा यहाँ पर है जो वायरस के कारण होता है ना, वायरस के कारण होता है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं डिप्थेरिया, खसरा, टाइफाइड, ये सभी का सभी जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि यहाँ पर ये सभी का सभी जीवाणु जनित रोग हैं। बाकी हैजा ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये वायरस से होता है, बाकी सब का सब बैक्टीरिया से होता है। तो अब जिन ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया उन सभी का आंसर अब यहाँ पर सही है। अब हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगला क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चंस है CHEB का अर्थ है CHEB, यानी कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूरे का पूरे पूछ रहे हैं। बताइए जल्दी से CHEB का फुल फॉर्म क्या है, हम आप लोग को दिखाए भी थे। इसका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, केंद्रीय स्वास्थ्य पर्यावरण ब्यूरो, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, केंद्रीय स्वास्थ्य दक्षता ब्यूरो। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके यहाँ पर कि इसका फुल फॉर्म क्या है CHEB का, है ना। CHEB का क्या है फुल फॉर्म, सो यहाँ पर पूछ रहे हैं CHEB का क्या होगा। अगर आप लोग को याद है तो बताइए जल्दी से CHEB का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर CHEB है, जिन को याद है एक बार कमेंट करिए, हम थोड़ा सा टाइम आप लोग को दे देते हैं। CHEB का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, एक बार बताइए। ये मैंने आप लोग को फुल फॉर्म बताया भी था कि किनका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको हम बताए भी थे। अगर किन्हीं को याद है तो एक बार आप लोग ऑप्शन एक बार ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सारे आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर पूरा एकदम ईजिली है, यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए C4 है तो C4 क्या हो गया, सेंट्रल हो गया, C4 क्या हो गया, सेंट्रल हो गया, C4 सेंट्रल। H4 क्या हो गया, हेल्थ हो गया, H4 हेल्थ हो गया ना। E4 एजुकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया। अब B4 क्या हो गया, ब्यूरो हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सेंट्रल यानी केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सिस्टरों ने ऑप्शन नंबर ए की हो, अब जितने भी ऑप्शन नंबर ए की हो उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल रूप से सही है। देखिए आप लोग पूछ रही हो कि सर कमेंट जा रहा है मेरा कि नहीं, सभी का कमेंट आ रहा है मेरे पास तक, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रही हो, अब सबका नाम लेना यहाँ पर मुश्किल है, इसलिए मैं नाम लेने वाला झंझट छोड़ दिया हूँ। बस आप लोग को लास्ट में मैं नाम ले करके बताऊंगा कि किनका कितना आंसर सही हुआ। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहो और आप लोग मिलाते रहो कि आपके आंसर सही हो रहे हैं या नहीं हो रही है, ठीक है। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। बस आप लोग समझते जाओ, नाम लेने के चक्कर में नहीं रहेंगे, नहीं तो क्लास एकदम 2 घंटे की क्लास 6 घंटे में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर CHEB का समझ गए, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने नहीं की हो बिल्कुल रूप से आप लोग का आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कितना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख लो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। स्वास्थ्य के कितने आयाम होते हैं और स्वास्थ्य का आयाम कितने होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 8, 9। जल्दी से बताइए स्वास्थ्य का आयाम कितने होते हैं, आयाम कितने होते हैं स्वास्थ्य का, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 4, 5, 8, 9। किन्हीं को याद आता एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर आंसर दो, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर आंसर देना शुरू भी कर दिया। चलिए सभी को थैंक यू, इस बार सभी को थैंक यू। सारे स्टूडेंट यहाँ पर आंसर लगभग सही कर रही हो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत भी आंसर कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के आयाम पूछ रहे हैं, यानी कि स्वास्थ्य को कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य का आयाम 5 होते हैं, स्वास्थ्य का जो आयाम होते हैं वो स्वास्थ्य का आयाम क्या होते हैं, 5 होते हैं। हम आप लोग को बताए थे यहाँ पर बिल्कुल रूप से। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस का आंसर आगे है, ठीक है, आगे मैं आंसर कर दूंगा, एक क्वेश्चन ही बना के लाया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को याद होगा तो याद कीजिए
4 यहाँ पर बताए थे कि कैसे स्वास्थ्य को मापा जाता है। मापा डायमेंशन क्या होता है, तो 4 डायमेंशन बताए थे, और एक यहाँ पर और एक्स्ट्रा यहाँ पर कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक और होता है, मैं आगे बता दूंगा, आध्यात्मिक भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 5 होता है, ये मैं बताऊंगा। जो पढ़ी होगी उनको पता होगा कि फर्स्ट ही चैप्टर में ये स्वास्थ्य का आयाम डायमेंशन वाला हमने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर 5 आयाम होता है, ठीक है। कौन कौन होता है इसका हम जस्ट आगे आप लोग को बताएंगे, इसलिए यहाँ पर इनको इतना ही रहने देते हैं। अब जिन कैंडिडेटों ने आंसर 5 किया उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल रूप से सही है, उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल रूप से सही है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, आगे की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आ गया। अभी जस्ट ये चौथा चैप्टर में हमने ये क्वेश्चंस किया था। 4th चैप्टर जब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी तुरंत हमने ख़त्म किया है, उसी में ये क्वेश्चंस था। आप लोग को अगर याद होंगे तो ज़रूर से आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए और बताइए। मैं क्वेश्चंस एक बार पढ़ देता हूँ। स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। किसके द्वारा बताया गया, यानी कि ये जो बात बताया गया स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति है, ये किनके द्वारा बताया गया। ऑप्शन है यूनिसेफ के माध्यम से, WHO के माध्यम से, WHO 1948 के माध्यम से, उसके बाद यहाँ पर है भोर कमेटी 1943 के माध्यम से। एक बार आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि ये किनके द्वारा बताया गया, ठीक है। ये किनके द्वारा बताया गया है कि स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। किनके द्वारा ये बताया गया था। ऑप्शन है यूनिसेफ 1946, WHO 1947, WHO 1948, इसके बाद यहाँ पर है भोर कमेटी 1943। किसमें ये बात कहे गए थे, भोर कमेटी में तो ये सब बात नहीं कहा गया था। ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल रूप से नहीं होगा। बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन कौन कौन है, WHO 1948, 47 और एक है यूनिसेफ। तो जल्दी से आप लोग का अगर आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम देखते हैं कि कौन यहाँ पर आंसर सबसे पहले सही कर रहे हैं, ठीक है। आपके आंसर का हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन स्टूडेंट आंसर यहाँ पर कर रही हो। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पर आंसर सही कर रही हो। चलिए सभी को थैंक यू। आप लोग इसी तरह से आंसर करते रहिए, बहुत अच्छा, आप लोग एकदम लाजवाब आंसर कर रही हो, ठीक है। देखिए WHO 1948 के माध्यम से, WHO 1948 के माध्यम से ये बात बताया गया था कि स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति है, न कि केवल बीमारी होना। यानी कि केवल बीमारी होना ही यहाँ पर पूरा का पूरा स्वास्थ्य व्यक्ति का स्थिति नहीं है, जबकि अलग अलग यहाँ पर स्थिति है। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, WHO। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग सी याद रखते हैं कि WHO 1948 इनका पूरा का पूरा सही आंसर होंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चंस को लेके चलते हैं और भी क्वेश्चंस को करते हैं। जिनका सी आंसर की हो सभी का आंसर यहाँ पर सही है, सी आंसर वाले सभी का आंसर आपका सही है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग क्लास करते हैं। चलिए आगे की तरफ अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित संचारी रोग नहीं है। अब विषाणु जनित संचारी रोग नहीं है, इससे पहले हम लोग जीवाणु जनित यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर आ गया विषाणु जनित। पहले हम लोग जीवाणु वाला देख लिए कि जीवाणु कौन कौन था, और यहाँ पर विषाणु। तो यहाँ पर कह रहा है कि विषाणु जनित संचारी रोग नहीं है। तो यहाँ पे 3 विषाणु वाला है, यानी वायरस वाला है ना, और एक यहाँ पर बैक्टीरिया वाला है। तो जल्दी से आप लोग आंसर करके बता दीजिए कि कौन इसमें से है जो विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि वो बैक्टीरिया वाला रोग है। कौन ऐसा है बताओ जल्दी से। आंसर है पोलियो, खसरा, टेटनस, एड्स। कौन सा होगा आंसर, किन्हीं को याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। यानी कि आपको खोजना क्या है, विषाणु जनित संचारी रोग नहीं है, विषाणु जनित संचारी रोग नहीं है, कहने का मतलब वो बैक्टीरिया वाला होगा, है ना, यानी जीवाणु वाला होगा। तो देख लीजिए जीवाणु का लिस्ट निकाल करके और आप अपने लिस्ट में यहाँ से एक बार ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर मिला लीजिए कौन सा यहाँ पर रोग है जो यहाँ पर आप लोग को जीवाणु वाले लिस्ट में। तो अगर आप लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, टेटनस देखेंगे, तो ये टेटनस जो देखेंगे तो टेटनस आप लोग को मिल जाएंगे। ये क्या, ये यहाँ पर बैक्टीरिया वाला रोग है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर पोलियो, यहाँ पर पोलियो, उसके बाद खसरा, ये एड्स, ये तीनों के तीनों विषाणु जनित रोग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग को यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि ये विषाणु जनित संचारी रोग नहीं है, ये बैक्टीरिया वाला रोग है। चलिए
अब आप लोग जिन्होंने यहाँ पर सी आंसर की हो सभी का सही आंसर है, बाकी जिन्होंने यहाँ पर ए बी डी आंसर किया उन सभी का आंसर गलत है। आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ करके आइए, जब तक पढ़ के नहीं आओगी तब तक आंसर थोड़ी ना सही से कर पाओगी। पूरे के पूरे अच्छा से आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है, पढ़ाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल सभी आयाम हैं सिवाय इसके। देखिए अभी हम लोग आयाम पढ़ रहे थे कि कितने आयाम होते हैं, स्वास्थ्य के कितने आयाम होते हैं, कितने डायमेंशन होते हैं। तो हमने आपको बोले थे 5 होते हैं, है ना, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है आध्यात्मिक, ठीक है, एक आध्यात्मिक होता है, इसको मिला करके 5 कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 5 ऑप्शन में रहेगा तो 5 लगाना है, ठीक है। तो कितने आयाम होते हैं, कितने आयाम होते हैं ये आप लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पर आयाम पूछ रहे हैं, यानी कौन कौन से यहाँ पर आयाम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों का तीनों इसका आयाम होते हैं। और यहाँ पर एक आयाम नहीं होते हैं, तो कौन सा है जो आयाम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। तो अब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सोची हो उन सभी का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। बाकी जिन्होंने इन सारे ए को छोड़ के बाकी सोची हो उनका गलत हो जाएगा। पहले हमने आपको बताए थे मानसिक, सामाजिक, और भी मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, चैप्टर 1 से लेकर के आप लोग को यहाँ पर 5-6 चैप्टर तक जितने भी हमने पढ़ाया है सभी का सभी यहाँ पर 6 चैप्टर का पूरे हम यहाँ पर क्वेश्चंस को मेंशंस किए हैं, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है, सभी चैप्टर का। तो यहाँ पर भौतिक ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर नहीं होता है स्वास्थ्य के आयाम में शामिल, बाकी आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक ये सभी का सभी यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला ही चैप्टर है, पहला चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़ी हो वो पढ़ लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिए, PDF देख लीजिए, पहला चैप्टर का आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम कारकों को रोकथाम के रूप में जाना जाता है, यानी कि जोखिम कारक को किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पिरामिडल रोकथाम, सेकेंडरी रोकथाम, प्राइमरी रोकथाम, एक और आपको ऑप्शन यहाँ से देखने को मिलेंगे टर्सरी रोकथाम, टर्सरी रोकथाम। तो जल्दी से आप लोग एक बार ऑप्शंस को देख करके आंसर बताइए। जोखिम कारक को, जोखिम कारकों की रोकथाम के रूप में जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है। जो जोखिम कारक होता है, जो हानिकारक कारक होते हैं वो किस नाम से भी जाने जाते हैं, उसके बारे में आप लोग को यहाँ से बताना है। अगर आप में से किन्हीं को आंसर याद है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, ठीक है, एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आंसर बताइए। जोखिम कारकों की रोकथाम रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वैसे एक बार कमेंट देख लेता हूँ, कमेंट की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने सही आंसर कर रही हो, बहुत सारे गलत की हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आंसर गलत की हो, बहुत कुछ ही कैंडिडेट है जो यहाँ पर आंसर सही की हो। अब यहाँ पर बात करते हैं तो पिरामिडल, ये पिरामिडल जो होता है ये रोकथाम, इन्हीं को यहाँ पर जोखिम कारक को रोकथाम के रूप में जाने जाते हैं, पिरामिडल, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल्स क्वेश्चंस को ही लाए हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है किसी को। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो और आपको आंसर यहाँ पर कंप्लीट रूप से दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आयोडीन की कमी नियंत्रण कार्यक्रम में नमक को आयोडाइज करता है, यानी कि यहाँ पर आयोडीन की जब कमी होता है तो इसके नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो नमक को कैसे आयोडाइज किया जाता है, किस रूप में, यानी कि पिरामिडल के रूप में या फिर सेकेंडरी रूप में या फिर प्राइमरी रोकथाम के रूप में या फिर टर्सरी रोकथाम के रूप में, कैसे किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आयोडीन की कमी होते हैं, यहाँ पर आयोडीन की जब कमी होते हैं तो आयोडीन कमी होने पर आयोडीन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आप लोग को हम बताए भी थे कि आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम कैसे कैसे चलाए जाते हैं, कहाँ पर चलाए जाते हैं। तो जिस एरिया में आयोडीन की नमक कमी हुआ था उस एरिया में आयोडीन नमक को पूर्ति करने के लिए इनका एक प्रोग्राम चलाया गया था, आप लोग को हम बताए थे, है ना। अब जब ये आयोडीन की नमक कमी हो जाता है तो इसको आयोडाइज करने के लिए, यानी आयोडाइज मतलब जल्दी से नमक बांटने के लिए क्या किया जाता है, प्राइमरी रोकथाम किया जाता है। यानी कि सबसे पहले बताया जाता है कि पहले आप लोग पहले आयोडीन नमक को वितरण कर दीजिए, क्योंकि देखिए नमक अगर नहीं वितरण करते हैं आयोडीन तो यहाँ पर क्या होगा, घेंघा रोग हो जाएंगे, गले में रोग हो जाते हैं, है ना। तो ये प्राइमरी रोकथाम होता है। क्या, कौन सा रोकथाम होता है, प्राइमरी रोकथाम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हम लोग को याद रखनी है। आयोडीन की कमी का नियंत्रण कार्यक्रम में नमक को आयोडाइज कैसे किया जाता है, तो प्राइमरी रूप से यहाँ पर आयोडाइज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी को याद होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। सही बात है भाई, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं। अब योग हम लोग करते हैं बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए,
बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग योग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। तो ये योग दिवस हर साल कब मनाए जाते हैं, कितने तारीख को मनाए जाते हैं, बताइए जल्दी से। ये तो सबको याद होंगे। चलिए, बहुत अच्छा कमेंट भी आने लगा। 21 मई, 21 सितंबर, 21 जून। एक और यहाँ पर बता देते हैं, जिनको याद होगा वो 3 में ही आंसर है। चौथा है 21 जनवरी। तो बताइए जल्दी से यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, कितने तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाए जाते हैं, कितने तारीख को, ठीक है। डेट बताना है आप लोग को, सिर्फ डेट यहाँ पर बताना है। चलिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को, ठीक है। 21 जून को 21 जून को हम लोग हर एक बार यहाँ पर मनाते हैं। तो आप लोग जिन्होंने ने आंसर सी किया, लगभग सभी कैंडिडेट यहाँ पर आंसर सी किया है, सभी क्या यहाँ पर आंसर सही हुआ जिन्होंने सी आंसर की हो। बाकी आप लोग देखो, याद रखना, ये सारे मैं पढ़ाऊँगा। वैसे मैं जीके जब बताऊँगा ना, जीके जब मैं पढ़ाऊँगा ना, तो आप लोग को हर एक चीज़ दिखाऊँगा कि कौन से डे कब मनाए जाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, योग दिवस कब मनाए जाते हैं। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए डे होगा, दिवस वाला होगा, वो सारे के सारे मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊँगा, आपको बताऊँगा। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक न एक पूछे ही जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग को टेंशन परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर 21 जून ऑप्शन सेलेक्ट की हो, ऑप्शन नंबर सी बताई हो, उन सभी का आंसर सही है। चलिए, इसी तरह से हम लोग एक और आगे के क्वेश्चंस को लेकर के बढ़ते हैं। आप लोग कोई भागना नहीं, आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस कराएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे क्लास में कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है स्तनपान किस प्रकार की रोकथाम का उदाहरण है। स्तनपान किस टाइप की रोकथाम का उदाहरण है। प्रीमेडियल, माध्यमिक रोकथाम, उसके बाद यहाँ पर है प्राइमरी रोकथाम या फिर टर्सरी रोकथाम। किस टाइप की ये रोकथाम है, ये आप लोग को बताना है, यहाँ पर देखिए, ये माध्यमिक रोकथाम जो है ना, इन्हीं को हम लोग सेकेंडरी रोकथाम भी बोलते हैं। तो स्तनपान किस प्रकार की रोकथाम का उदाहरण है, तो इनका आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो कि कौन सा आंसर होगा, फिर मैं बता दूंगा आप लोग को। तो स्तनपान जो यहाँ पर होता है, ये स्तनपान माध्यमिक रोकथाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप लोग याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग को याद रखनी है, ये माध्यमिक रोकथाम है, माध्यमिक रोकथाम। अब जिन कैंडिडेटों ने ऑप्शन नंबर बी की हो, उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है खसरे से पीड़ित बच्चों को आइसोलेट करने और उसका इलाज करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। खसरे से जो बच्चे पीड़ित है, खसरे से जो यहाँ पर इफेक्टेड है, उनको आइसोलेट करने और उसका इलाज करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा। प्रीमेडियल रोकथाम हुआ या फिर माध्यमिक रोकथाम हुआ या फिर प्राइमरी रोकथाम हुआ, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक बात आप लोग हम पहले थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोग को हो सकता है कि माइंड में कन्फ्यूजन होंगे। देखिए, प्राइमरी रोकथाम का मतलब क्या हुआ। प्राइमरी रोकथाम का मतलब हुआ कि व्यक्ति के बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, व्यक्ति की बॉडी में कोई संक्रमण यहाँ पर गया और तुरंत उसका इलाज कराना शुरू कर दिया, यानी प्राइमरी रूप से। सेकेंडरी रूप से, ये माध्यमिक को सेकेंडरी भी बोला जाता है। अभी सेकेंडरी रूप का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर बॉडी में गया, थोड़ा हम लोग वेट कर लिए, प्राइमरी स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, थोड़ा बहुत इलाज कराए, संभव नहीं है, तब जाकर के हम लोग सेकेंड स्टेज का यहाँ पर इंतजार करते हैं, सेकेंड यहाँ पर कार्य करते हैं। तो ये सेकेंड वाला ही माध्यमिक रोकथाम कहलाता है। आपके जो आंसर्स होंगे वो मैक्सिमम माध्यमिक और प्राइमरी, ये दोनों में ही आंसर रहता है। ये प्रीमेडियल रोकथाम है, इसमें यहाँ पर नहीं कि आंसर बराबर रहते हैं। आप लोग को मैक्सिमम माध्यमिक और ये प्राइमरी रोकथाम ही होते हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना। टर्सरी मतलब लास्ट स्टेज में जाने के बाद यहाँ पर इसको इलाज कराना, रोकथाम कराना। टर्सरी मतलब तीसरा नंबर, लास्ट स्टेज में जा कर के, ठीक है, तब जा कर के इलाज करना। और प्रीमेडियल मतलब ये पांचवा जो स्टेप होता है, वहाँ पर जा कर के इसको इलाज कराना। तो यही कहा जाता है इसमें कि यहाँ पर जो बच्चे खसरे से पीड़ित है, जो खसरे से बच्चे पीड़ित है, उसको आइसोलेट करते हैं, उसके बाद इलाज कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर सिंपल बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन से स्टेप में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा कि सेकेंडरी में जाएगा कि प्रीमेडियल में जाएगा या फिर लास्ट यानी कि टर्सरी वाला में जाएगा। अगर आप लोग को आंसर याद है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत का आंसर यहाँ पर आना शुरू हो गया, बहुत का आंसर बिल्कुल रूप से सही है, बहुत स्टूडेंटों का आंसर यहाँ पर सही है। देखिए साथियों,
पहले बच्चा क्या हुआ, खसरा से पीड़ित था, फिर उसको आइसोलेट कर दिया। जब आइसोलेट किया तो पहले बार तो इलाज हो गया, यानी कि प्राइमरी वाला तो स्टेप पहले ही खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर इलाज करा रहा है, यानी कि आइसोलेट करने के बाद, यानी कि फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद इसका इलाज करवा रहा है। सिंपल बात है, वो माध्यमिक रोकथाम होगा, सेकेंडरी स्टेज में जाएगा। तो ये वाला दिमाग जिन्होंने लगाई हो और ऑप्शन नंबर बी बताई हो, उन सभी का आंसर सही है। यही होता है प्राइमरी यानी कि पहला स्टेप, सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक स्टेज, टर्सरी मतलब तीसरा वाला, प्रीमेडियल मतलब लास्ट वाला, चौथा पचम वाला। ठीक है, तो ये आप लोग को याद यहाँ से रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर की हो उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है, उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस क्या है, एक व्यक्ति जो एक दुर्घटना में अपना पैर खो चुका है, कोई व्यक्ति है जिनको दुर्घटना होता है, अपना पैर खो दिया है, चलने में सक्षम नहीं है, इसका एक उदाहरण कौन सा है? यानी जब व्यक्ति का पैर टूट गया और वो चलने में यहाँ पर उनको दिक्कतें आ रही है, तो इनका कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल होगा? तो इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, रोगी कहलाएगा कि विकलांग कहलाएगा कि हानि होगा, अच्छा एगो है बाधा, क्या क्या इनमें यहाँ पर कौन सा होगा? तो यार इनका आंसर तो सभी को पता होगा, ये तो सबको आंसर सही करोगी। ठीक है, दुर्घटना हो गया, पैर खो चुका है तो चलने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वो व्यक्ति क्या हो गया? विकलांग हो गया, वो व्यक्ति क्या हो गया? विकलांग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग के यहाँ से आंसर करनी है। ऑप्शन नंबर क्या करनी है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग को आंसर करनी है। देखिए थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा, आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइंड का इस्तेमाल करोगी तभी आप लोग सक्सेस कर पाओगे, नहीं तो ऐसे जनरल यहाँ पर पढ़ते रहेंगे तो बस ऐसे पढ़ते रह जाओगी और आप लोग को कुछ पता होता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। अब कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए थे। तो सबसे पहले 21 जून वाला यहाँ पर ऑप्शन होंगे, तो तीनों में 21 जून है, और चौथा ऑप्शन में है 7 अप्रैल। तो ये तो आंसर नहीं होगा, डी नंबर पर बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो डी वाला में 7 अप्रैल है, वो तो नहीं होगा, बाकी 3 रहा। अब आप लोग 3 में बताइए किन्हीं को याद है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है, 2014 में पहले मनाए थे, 15 मनाए थे, या फिर 2017 में मनाए थे। पहली बार कब मनाए थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप लोग यहाँ से आंसर करके एक बार बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाए थे, इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताओ। देखिए पहली बार अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो पहली बार 21 जून को 2015 ईस्वी में हम लोग पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर मनाए थे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 2015 ईस्वी में मनाया गया था 21 जून को, तो याद रखेंगे 21 जून 2015। ठीक है, वैसे पहली बार नहीं कभी पूछा जाता है, मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो कब मनाया जाता है प्रत्येक साल 21 जून, ये आप लोग को बस यहाँ से याद रखना है, आपकी क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के हम लोग चलते हैं, जिन्होंने बी आंसर किया सबका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म। मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में 10 वर्ष की महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा का उदाहरण है। यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जो 10 वर्ष की जो बच्चे ही होंगे, 10 वर्ष की जो महिला है बच्ची है, उनको क्या शिक्षा दिए जाते हैं, कैसे? प्राइमरी रूप से, या फिर सेकेंडरी रूप से दिए जाते हैं, या फिर प्रीमेडियल दिए जाते हैं, या फिर टर्सरी दिए जाते हैं। बच्चा जो 10 वर्ष के जो यहाँ पर मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है, जैसे कि जो यहाँ पर मासिक धर्म होता है, मंथली साइकिल जो आप लोग को चलता है, इनमें जो 10 वर्ष के जो बच्चे हैं, महिला हैं, उनको कौन सी शिक्षा देना चाहिए? फर्स्ट रूप में देना चाहिए, या फिर सेकेंडरी रूप में देना चाहिए, या फिर इनको प्रीमेडियल रूप में देना चाहिए? कैसे इनको शिक्षा देना चाहिए, एक बार आप लोग आंसर करके ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए मासिक धर्म से संबंधित है, यानी कि मंथली साइकिल से यहाँ से रिलेटेड है, और उम्र कितना है? 10 वर्ष है। तो देखिए जब यहाँ पर 10 वर्ष की बच्चा है तो वो क्या, उनका शुरुआती पीरियड होगा मिनिमम, यहाँ पर बात करें तो 10 से 12 साल के बाद, यानी कि 12 से 14 साल किसी किसी बुक में रखा रहता है, तो 12 से 14 साल के बाद जब यहाँ पर महिलाएं होती है तो उनको यहाँ पर मंथली साइकिल लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पर बताना है कि पहली उनको क्या शिक्षा दिए जाते हैं, प्रथम रूप से यानी कि मुख्य रूप से दिए जाते हैं, या फिर सेकेंडरी रूप में, या फिर प्रीमेडियल रूप में। तो देखिए जो 10 वर्ष की महिला होती है उनको यहाँ पर एमसी के बारे में जो जानकारी दिए जाते हैं वो प्रीमेडियल रूप से दिया जाता है, वो प्रीमेडियल रूप से यहाँ पर दिए जाते हैं। यानी कि उनको ज़्यादा ये नहीं कह दिया जाता है कि आपको ये होंगे वो होंगे, मतलब उनको एकदम आराम से उनको बताया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। तो इनको प्रीमेडियल रूप से होता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मोटापे का प्राथमिक निवारण। यानी कि जब व्यक्ति
यहाँ पर मोटापा हो गया है तो उनका पहला निवारण क्या होनी चाहिए? कम फाइबर वाला आहार खाना चाहिए, उच्च फाइबर वाला आहार इसको उपयोग करनी चाहिए, या फिर उच्च कोलेस्ट्रॉल आहार खाना चाहिए, या फिर प्रोटीन का उच्च सेवन करनी चाहिए? चलिए एक बार आप लोग आंसर करके यहाँ से बताइए। जब मोटापे का यहाँ पर मोटापे का बीमारी हो जाते तो उनको किस टाइप का आहार का प्रयोग करना चाहिए मोटापे का निवारण के लिए? एक बार आप लोग यहाँ पर आंसर करके बताइए। मोटापे के लिए तो यहाँ पर मोटापे के लिए अगर निवारण की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उच्च फाइबर वाला आहार अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये इनका निवारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, उच्च फाइबर वाला है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर किया लगभग यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल रूप से सही है। चलिए इन जिन्होंने ऑप्शन बी किया सभी का आंसर यहाँ पर सही है। अब अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप की निगरानी किस प्रकार की रोकथाम है? रक्तचाप की पिरामिडल रूप से, प्राइमरी रूप से, सेकेंडरी रूप से, या फिर यहाँ पर टर्सरी रूप से? बताइए जल्दी से। रक्तचाप का निगरानी, रक्तचाप जो होता है इसका निगरानी किस प्रकार की रोकथाम से किया जाता है? तो देखिए जब रक्तचाप की निगरानी होता है तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में बता देता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी दो में से कोई होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ रक्तचाप की निगरानी किस प्रकार की रोकथाम से किए जाते हैं? तो देखिए जब रक्तचाप का यहाँ पर होता है तो यहाँ पर सेकेंडरी रूप से इनका यहाँ पर रोकथाम किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोग को मैंने बताया भी हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स निम्नलिखित में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है? जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होता है वो इनमें से किस प्रकार की सेवा का यहाँ पर प्रदान करती है? निवारक, प्रोत्साहक, उच्चारात्मक और पुनर्वास। एक और ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर उपरोक्त में से सही। चलिए एक बार आप लोग आंसर करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? चलिए बताइए जल्दी से। ये मैंने बताया भी हूँ कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स सीधी बात है कि आप कहीं बात करें कि एएनएम कैसा सेवा प्रदान करती है? निवारक का, प्रोत्साहक का, उपचार और पुनरावास का, या इनमें से सभी? चौथा ऑप्शन है ऑल, चौथा ऑप्शन डी वाला ऑल है। बताइए जल्दी से क्या होगा? देखिए अब नर्स है ये सभी प्रकार की सेवा प्रदान करेंगे ही, तो इनका आंसर जिन्होंने की डी आंसर ऑल वाला वो सभी का सभी सही है। ठीक है, डी ऑल वाला जिन्होंने की निवारक भी करते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, उपचारात्मक और पुनर्वास भी करते हैं। तो नर्स सभी का सभी कार्य करते हैं एक कम्युनिटी में जा करके। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर किया उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर जांच कराना रोकथाम है। यानी कि जब गर्भाशय ग्रीवा में जब कैंसर हो जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए पैप स्मीयर जांच कराया जाता है। पैप स्मीयर जांच कराए जाते हैं। ये कौन सी प्रकार की रोकथाम है? प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, विशिष्ट वाला, कौन सी प्रकार की यहाँ पर है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। गर्भाशय में जब कैंसर होता है तो पैप स्मीयर जांच कराया जाता है। ये किस प्रकार की रोकथाम है? एक बार आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी यहाँ पर बताइए। ठीक है, एक बार कमेंट करके जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। तो देखिए जब गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जब हो जाता है तो इसको पता लगाने के लिए सेकेंडरी रूप से, ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे कमेंट किए हो, ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किए, तो यहाँ पर बी जिन्होंने कमेंट किया सेकेंडरी रूप से उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर को पता लगाने के लिए पैप स्मीयर जांच का रोकथाम किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अब जिन्होंने आंसर किया उन सभी का आंसर बिल्कुल रूप से सही है, किसी को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा लगता होगा कि हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर सबको मालूम होंगे। सबको पहला टीकाकरण किसके द्वारा किया गया था? साल्क के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा। एक और ऑप्शन है फ्लेमिंग के द्वारा, एक ऑप्शन है फ्लेमिंग, डी में ऑप्शन है यहाँ पर फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग, डी में ऑप्शन है यहाँ पर फ्लेमिंग। चलिए बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, पहला टीकाकरण किसके द्वारा? साल्क, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या फिर फ्लेमिंग के द्वारा? चलिए बताइए, ऑप्शन को कमेंट करिए आंसर जल्दी से आप लोग क्वेश्चंस का आंसर्स कमेंट करिए। पहला टीका किसके द्वारा लगाया गया था? पहली बार टीका। चलिए बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर यहाँ पर सही किया है। अब आंसर जिन्होंने यहाँ पर बी आंसर किया सबका सही होगा। सही बात है भाई, एडवर्ड जेनर ही पहला टीका का यहाँ पर लगाया था, पहला टीका का प्रयोग यहाँ पर किया था, टीकाकरण किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग बी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर किया पहला टीका बी
जो एडवर्ड जेनर के द्वारा पहला टीका लगाया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रूप से आपकी सही आंसर है। चलिए बहुत ही थैंक यू जिन्होंने बताए। लगभग सभी कैंडिडेटों ने, स्टूडेंटों ने इनका आंसर बी किया है। सभी को थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। अगला क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम 19 की तरह है। पहला टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था, यानी टीका का पहली बार खोज किसके द्वारा किया गया था और लगाया किसके द्वारा गया था। तो ऊपर में एक बार हमने क्वेश्चन से यहाँ पर किए हैं कि पहला टीकाकरण किसके द्वारा किया गया था, यानी किसके द्वारा लगाया गया था। तो आप लोग को बता दिए थे। सेम लगभग वही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पहला टीका किसके द्वारा खोजा गया था। तो अगर आप लोग को आंसर याद है तो एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए पहला टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, जॉन स्रो, लुइस पास्चर, उसके बाद हेनरी मैन। जल्दी से बताइए किनके द्वारा पहली बार टीका का खोज किया गया था। चलिए बहुत अच्छा जवाब, बहुत स्टूडेंटों ने यहाँ पर कमेंट लगभग सही किया है। सभी को थैंक यू। जिन्होंने आंसर यहाँ पर सही किया हो सभी को थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। तो पहली बार अगर टीका की खोज की बात करते हैं तो पहली बार एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर टीका का खोज किया था। कौन से टीका का, तो चेचक के टीका का खोज यहाँ पर किए थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही याद रखेंगे। और जब पहली बार चेचक का टीका का खोज किया था तो लगाए भी यहीं थे, एडवर्ड जेनर। तो इस तरह से हम लोग आंसर को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा भी दिया हूँ इस क्वेश्चन को। आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य रखरखाव के पहलू में शामिल है। स्वास्थ्य रखरखाव के पहलू में क्या शामिल है? व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। और ऑप्शन नंबर डी में है ऑल। ऑप्शन नंबर डी में है ऑल। जल्दी से आप लोग एक बार आंसर कमेंट करके बताइए। स्वच्छता में यहाँ पर जो है स्वच्छता रखरखाव में पहलू में क्या क्या शामिल है? व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए, घरेलू स्वच्छता होनी चाहिए, पर्यावरण स्वच्छता होनी चाहिए, या फिर ऑल यानी कि इनमें से सभी होनी चाहिए। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके एक बार जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर बता दो कि स्वास्थ्य रखरखाव के पहले पहलू में क्या क्या चीज़ शामिल होना चाहिए। ये तो मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर में ही है, स्वास्थ्य रखरखाव के पहलू में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। चलिए बहुत का आंसर आना शुरू भी हो चुका है, बहुत स्टूडेंटों ने आंसर यहाँ पर करना शुरू कर दिए हैं। देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या होता है, स्वास्थ्य रखरखाव में क्या होता है, यानी कि आपको स्वास्थ्य रखना है तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी खुद को साफ सुथरा रखना ही पड़ेगा। घरेलू यानी कि घर में साफ सफाई रखना ही पड़ेगा। पर्यावरण को साफ सफाई रखना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या था, ऑल, यानी कि इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो गया। सारे का सारे आंसर यहाँ पर सही है। अब आंसर यहाँ पर डी बहुत सारे कैंडिडेटों ने आंसर किया है। अब डी जिन कैंडिडेटों ने आंसर किया है उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल रूप से सबका सही है। समझे। चलिए स्वास्थ्य रखरखाव के पहलू में क्या शामिल होते हैं, तो व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल सभी का सही आंसर है। इसी तरह से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है, पहला टीका विकसित किया गया है। पहला टीका जो विकसित किया गया है ये कौन सा टीका था जो सबसे पहले विकसित किया गया है? कौन सी टीका को सबसे पहले विकसित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है टेटनस का, स्मॉल पॉक्स का, बीसीजी का या फिर रेबीज का। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए सबसे पहले किस टीका को विकसित किया गया है। सबसे पहले 4 टीका दिया गया है, किस टीका को सबसे पहले विकसित किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले टीका विकसित का बात करेंगे तो किसका होगा, कमेंट में एक बार आप लोग आंसर करके बताओ, फिर हम अगला क्वेश्चन से आपको यहाँ पर कराएंगे। पहले आप लोग आंसर करके बताओ जल्दी से, पहला टीका किस टीका को सबसे पहले विकसित किया गया था। चलिए जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ। चलिए बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रही हो। चलिए इसका राइट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, छोटी माता भी जिसे कहते हो, छोटी माता भी कहते हो, तो इसी के लिए सबसे पहले टीका का विकसित किया गया था स्मॉल पॉक्स टीका का। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, इन चारों के अकॉर्डिंग है, आप लोग याद रखना स्मॉल पॉक्स टीका। ऑप्शन बी सबसे पहले स्मॉल पॉक्स टीका को विकसित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को बहुत बार हम करवाए हैं, ये सभी टीका चैप्टर का है। ठीक है, टीका जो है यहाँ पर टीका चैप्टर है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर चैप्टर का भी कुछ यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं। थोड़ा इनको भी देखेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर का भी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यूआईपी
फोकस फिलहाल कितने जानलेवा बीमारियों पर है, यानी कि यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहा है ये कितने बीमारियों पर चल रहे हैं? 7 बीमारी पर, 4 बीमारी पर, 6 बीमारी पर, एक और ऑप्शन है 5 बीमारी पर। कितने बीमारी पर ये यूआईपी प्रोग्राम चल रहे हैं इसके बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बताए थे आप लोग को, ईआईपी के बारे में भी बताएंगे। तो यूआईपी जो है कितने बीमारी पर चल रहे हैं, तो यूआईपी की बात बताइए, जल्दी से कमेंट आप लोग करके बताइए। तो यूआईपी कितने बीमारियों पर चल रहे हैं? यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो यहाँ पर है ये कितने बीमारियों पे चल रहा है, ये आप लोग कमेंट करके एक बार ऑप्शन में बताओ। देखिए यूआईपी हम आपको बताए थे शुरुआत में ये 6 बीमारी के लिए लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखना, सी ऑप्शन नंबर सी। यूआईपी फिलहाल 6 बीमारी पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है यूआईपी। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किए हैं मैंने बताया भी था 6, इनका आंसर यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ईपीआई का पूरा नाम क्या है, ये भी मैंने बताया था। ईपीआई का पूरा नाम क्या है? एक्सपेंडेड पोलियो इम्यूनाइजेशन, एक्सपेक्टेड प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक्सपेंडेड पोलियो इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर करके बताइए ईपीआई का पूरा नाम क्या है। तो हम लोग ईपीआई का पूरा नाम, तो ईपीआई का पूरा नाम बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर बताया था, ईपीआई का पूरा नाम क्या है, ईपीआई का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ईपीआई का पूरा नाम क्या है? इससे तो एक्सपेंडेड होगा, तो ए और सी में से कोई आंसर होगा, बी और डी नहीं होगा। अब बताएं आप लोग को ईपीआई का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन होता है। बहुत सारे ऑप्शन कैंडिडेट ए किया, ए वाले का गलत हुआ, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर की हो, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, ये सी आंसर बिल्कुल रूप से सही है। तो ये ईपीआई है, ठीक है। ये ईपीआई जब यूपीआई चला था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला था, तो उसी के तहत यहाँ पर ईपीआई को भी लॉन्च किया गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखना आप सभी कैंडिडेट, आप सभी स्टूडेंट। ईपीआई का पूरा नाम क्या होता है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। ईपीआई का सब कुछ मैंने बता चुका हूँ, ईपीआई यूपीआई सारा कुछ मैंने बताया हूँ, पिछला वीडियो एक बार आप लोग देख लेना। फिलहाल इसका पूरा का पूरा नाम क्या होता है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग को याद रखनी है। पोलियो नहीं होता है, पोलियो नहीं होता है, ये बात याद रखना। पी फॉर प्रोग्राम यहाँ पर होगा, प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर की हो उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल रूप से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्न से कौन सा संचारी रोग है? संचारी रोग मैंने तो पढ़ा ही रहा हूँ ना अभी। संचारी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, MI, CVA, कुष्ठ रोग। इसके बाद यहाँ पर और बताइए पौष्टिक अल्सर, कौन सा यहाँ पर रोग है जो कि संचारी रोग हैं? संचारी रोग इनमें से कौन सा है? देखिए जिन्होंने पढ़ लिया वो तो बता दोगी, जिन्होंने अभी क्लास चल ही रहा है ये संचारी रोग का, ये संचारी रोग का क्लास चल ही रहा है, फिर भी मैंने क्वेश्चंस इनसे लिया हूँ, ठीक है। तो संचारी रोग इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो संचारी रोग इनमें से हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या है? एक संचारी रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है बिल्कुल रूप से आंसर यहाँ पर आप सभी का आंसर सही है। संचारी रोग क्या है? एक कुष्ठ रोग है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ये MI, CVI ये सारे के सारे संचारी रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को यहाँ से याद रखनी है। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब देखिए भारत में ईपीआई लॉन्च हुआ था। अब भारत में ईपीआई कब लॉन्च हुआ था भाई ये बताओ, मैंने पढ़ा भी दिया हूँ। भारत में ईपीआई ये सभी का सभी टीकाकरण चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। भारत में ईपीआई कब लॉन्च हुआ था? 74 में, 78 में, 1985 में, एक और ऑप्शन मैं दे देता हूँ 1990 में। चलिए बताइए भारत में ये ईपीआई कब लॉन्च हुआ था? ईपीआई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च हुआ था ये जल्दी से आप लोग बता दो, भारत में कमेंट करके बताओ। मैंने बताया हूँ ये ईपीआई कब लॉन्च हुआ था, एक बार आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ भारत में ईपीआई कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो भारत में अगर ईपीआई की बात करते हैं तो भारत में ईपीआई 1978 ईस्वी में, याद रखेंगे 1978, 1978 याद रखेंगे। 1978 में ईपीआई भारत में आया था। इसी की तरह से इसी के माध्यम से यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। ईपीआई 1978 याद रखेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सॉरी एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। और भारत में 1978 ईस्वी में लाया गया था।
चलिए OPV को EPI में जोड़ा गया, यानी कि OPV को यहाँ पर OPV आप लोग को बताए थे OPV के पूरे टीकाकरण के बारे में, कितना इसका डोज दिया जाता है, कौन सा इसका रूट होता है, कहाँ दिए जाते हैं, सब कुछ बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको EPI में जो जोड़ा गया है, जो इंडिया के तहत जो लाया गया था 1978 ईस्वी में, है ना, EPI जो लाया गया था, OPV को कब जोड़ा गया है EPI में। ठीक है, EPI में कब जोड़ा गया था, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। देखिए EPI जब लॉन्च किया गया था तो इसमें 3 ही डोज शुरू में लाया गया था, बाकी और भी जोड़ा गया। तो ये OPV को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 74, 78, 79, 85। बताइए किन्हीं को याद है आंसर? तो एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग यहाँ पर कमेंट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये याद बता देता हूँ और आपको याद भी रखना है EPI कब लॉन्च किया गया था, तो 1978 में। तो 1978 में होगा या फिर 1978 के बाद ही होगा, है ना। तो 1974 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भूल जाएंगे, क्योंकि 78 में तो EPI एबे किया, तो या तो 78 होगा या फिर 79 होगा या फिर 1985 होगा। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे, पढ़ी होगी तो फिर आप लोग दिमाग लगा सकती हो। 1978 में EPI आया तो इस टाइम में 3 ही को जोड़ा गया था, बाकी को बाद में लिया गया, तो 78 वाला भी नहीं होगा। बाकी अब तो 2 ही बच गया है, अब 2 में से आप लोग आराम से बता सकते हो। तो ये याद रहेंगे ना पूरा डिटेल्स, तभी आप लोग को पता चलने वाला है। तो OPV को जो जोड़ा गया था, OPV को EPI के अंतर्गत, ये EPI के अंतर्गत 79 में, 1 साल बाद यहाँ पर जोड़ा गया था। तो 1979 है ना, 1979 ईस्वी में EPI को जोड़ा गया था। अब ऑप्शन आप लोग बी जिन ने की है उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है, बिल्कुल रूप से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UIP का पूरा नाम बता दो भाई। UIP का मतलब क्या होता है? UIP, ठीक है, UIP बता दो। UIP का पूरा अर्थ क्या होता है? ये मैं नहीं बताऊँगा, कमेंट करो जल्दी से, आसान है आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से बताओ। संयुक्त टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा? UIP का देखिए UIP का पूरा नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके। UIP का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है? UIP का पूरा नाम। चलिए बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर सही किया है। देखिए जिन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सल देख करके बी आंसर कर दियो ना, सबका गलत है। देखिए यहाँ पर इम्यूनिटी लिखा है, इम्यूनिटी तो कभी नहीं होगा, इम्यूनाइजेशन होगा यानी टीकाकरण होगा, तो या तो ए होगा या फिर सी होगा। तो ये संयुक्त टीकाकरण कार्यक्रम है, ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। तो संयुक्त का मतलब क्या? 2-3 को मिला करके ना संयुक्त हुआ, ये सार्वभौमिक वाला यहाँ पर आंसर होगा। सार्वभौमिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। तो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, पूरे विश्व स्तर पर सार्वभौमिक, तो सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम। सी बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर किया है, सी सभी का आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, ये आसान था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को यहाँ से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन से बता दो जल्दी से। रोग का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रोग का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रोगाणु वाला सिद्धांत रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, हिप्पोक्रेटस, जोसेफ लिस्टर, किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। रोग का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताओ, जल्दी से कमेंट करके। रोग का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जल्दी से आप सभी कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताओ। तो देखिए रोग का जो रोगाणु सिद्धांत था, ये जो यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, ये जो नियम लाए गए थे, ये किनके द्वारा लाया गया था इसके बारे में? तो ये जो लाया गया था लुइस पास्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, लुइस पास्चर के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किया है, तो जिन्होंने बी आंसर किया सबका यहाँ पर आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ से याद रखना है। रोग का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए UIP कार्यक्रम में शामिल है। अब UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या शामिल है? गर्भवती माताओं का टीकाकरण,
5 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती माँ और बच्चों का टीकाकरण, उसके बाद है सभी प्रकार के टीकाकरण। ऑप्शन डी में है सभी प्रकार के टीकाकरण। तो ये तो आंसर बताइए दोगी, मुझे पता है इसका आंसर आप सभी बता दोगी, मुझे पता है, एकदम इजीली क्वेश्चन है। अब देखिए यूआईपी जब प्रोग्राम लाया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब लाया गया था, तो इनमें सभी प्रकार की माँ के लिए भी टीका लाया गया, बच्चों के लिए भी टीका लाया गया। और 5 साल से कम उम्र का है तो वो तो बच्चा ही हुआ ना, तो माँ और बच्चों दोनों के लिए टीका लाया गया था। और ऑप्शन नंबर डी में क्या, इनमें से सभी, ऑल आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही होगा। माँ के लिए भी लाया गया था, बच्चे के लिए भी लाया गया था, गर्भवती माँ और बच्चे दोनों के लिए भी लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी का सभी आंसर यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर यहाँ पर सही है। और ऑप्शन नंबर डी आप सभी कैंडिडेटों ने आंसर किए भी हो। अब ऑप्शन नंबर डी वाले को एकदम बल्ले बल्ले हो गया, सभी को थैंक यू, आप सभी ने आंसर यहाँ पर सही किए हो। ठीक है, चलिए कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। कोल्ड चेन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए कोल्ड चेन मैंने नहीं बताया हूँ अभी, कोल्ड चेन मैं आपको बताऊंगा। कोल्ड चेन बस आप लोग बता दो कि नहीं कि याद है तो। कोल्ड चेन मैंने नहीं पढ़ाया हूँ, कोल्ड चेन मैं बता दूंगा, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा कोल्ड चेन अगला चैप्टर में। कोल्ड चेन चलिए ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ। कोल्ड चेन 1985, ऑप्शन नंबर बी याद रखना 1985। कोल्ड चेन की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। कम तापमान पर वैक्सीन के भंडारण और परिवहन की व्यवस्था निर्माण से लेकर टीकाकरण स्थल को कहते हैं। अब यहाँ पर कहता है कम तापमान पर वैक्सीन को भंडार करते हैं, परिवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, इस सब चीज़ों का जो टीकाकरण स्थल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम तापमान पर वैक्सीन को रखने वाला, परिवहन की व्यवस्था निर्माण से संबंधित जो टीकाकरण का स्थल होता है उनको क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं, या फिर डीप फ्रीजर कहते हैं, या फिर गहरे छोटे फ्रीजर कहते हैं, या फिर ठंडे कमरे कहते हैं। ये मैं बताऊंगा, ये भी क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया हूँ, ठीक है। भंडारण वाला वैसे थोड़ा सा करवाया हूँ, अगर आप लोग को याद होगा तो बता देना, भंडारण वाला मैंने पढ़ाया हूँ। अगर नहीं याद है तो मैं आगे इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल्स में मैं अगला चैप्टर में आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए जब कम तापमान पर वैक्सीन को भंडार किया जाता है और परिवहन की व्यवस्था से संबंधित, निर्माण से संबंधित सारे काम किए जाते हैं, उन टीकाकरण स्थल को कोल्ड चेन कहा जाता है। तो कोल्ड चेन तो लगभग कंप्लीट हो गया होगा, जहां पर कम तापमान पर वैक्सीन को भंडार करना, सुरक्षित रखना, परिवहन की व्यवस्था निर्माण से लेकर के टीकाकरण के जितने भी कार्य होता है उन सभी कार्यों को करने वाले स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखनी है, क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के दाने सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? अब देखिए चेचक के दाने सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? ट्रंक, चेहरे पर, हाथ पर, उसके बाद यहाँ पर एक और है पैर में, पैर में। तो बताइए चेचक का टीका सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? ठीक है, चेचक का टीका सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? तो हाथ पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। जब किन्हीं को चेचक होता है तो उनका जो यहाँ पर सबसे पहले जो दिखाई देता है दाना, दाना जो हो जाता है, दाना जो ये हो जाता है, तो ये जो यहाँ पर जो दाना होता है इस पे ये जो छोटा छोटा दाना हो गया, ये हाथ हो गया, तो इस ये हाथ पर यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन ने आंसर किए हो सभी का आंसर सही है। चेचक के दाना सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? तो हाथ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप लोग को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पीपीआई स्टैंड है, यानी कि पीपीआई स्टैंड मतलब पीपीआई का पूरा नाम पूछ रहा है। अब बताइए पीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? अगर आप लोग को याद है तो बताओ। पल्स टीकाकरण, पल्स इम्यूनिटी, पल्स पोलियो, जल्दी से बताओ। पीपीआई स्टैंड है, यानी कि पीपीआई का पूरा नाम पूछ रहा है। पीपीआई का पूरा नाम पूछ रहा है, तीन में से ही बता दो। पल्स टीकाकरण, पल्स इम्यूनिटी या पल्स पोलियो क्या होता है? एक और ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर है। तो बताओ जल्दी से यहाँ पर पीपीआई का मतलब क्या होता है? पीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो पीपीआई का पूरा नाम, चलिए कमेंट को देख लेते हैं। पीपीआई का पूरा नाम, बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर सही कर रही हो, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए जो पढ़ेंगे वो तो ज़रूर आंसर करेंगे। पीपीआई का पूरा नाम होता है पल्स पोलियो टीकाकरण, पल्स पोलियो टीकाकरण। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर किया सभी का आंसर सही है। पल्स पोलियो टीकाकरण, पल्स पोलियो टीकाकरण, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ से याद रखना। चलिए पल्स पोलियो क्या है? पल्स पोलियो क्या है? कार्यक्रम है, या फिर एक अभियान है, या फिर यहाँ पर संस्थान है, या फिर संगठन है? क्या है पल्स पोलियो? पल्स पोलियो क्या है? पल्स पोलियो क्या है? ये तो आंसर करिए दोगे आप लोग, इनका आंसर तो नहीं छूटना चाहिए। पल्स पोलियो क्या है? यार पोलियो पिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभियान चलाते हैं ना, अभियान चलाते हैं ना, गाँव घर 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 जा करके पोलियो का बूंद पिलाते हैं ना, तो यही होता है, एक अभियान है।
ऑप्शन नंबर बी जिन जिन्होंने कमेंट किया है सबका आंसर सही है। पल्स पोलियो क्या एक अभियान है, ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि वीवीएम ने पोलियो वैक्सीन के लिए किस वर्ष आवेदन किया था। अब ये भाई वीवीएम आया ना, तो वीवीएम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका मतलब होता है वैक्सीन, ठीक है, इसका मतलब होता है वैक्सीन वाइल, ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। अब ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है, तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है कि जैसे कि एक पोलियो का यहाँ पर जो शीशी हुआ, पोलियो का जो यहाँ पर शीशी होता है, इस पोलियो का जो शीशी होता है इस पर यहाँ पर एक पोस्टर चिपकाए जाते हैं, एक पोस्टर यहाँ पर चिपकाया रहता है। अब इस पोस्टर पर लिखा क्या रहता है कि कितनी टेम्परेचर पर, कितनी तापमान पर इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और इस पोलियो के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। तो इसके लिए कब यहाँ पर पोलियो वैक्सीन के लिए आवेदन दिया गया कि अब वीवीएम का काम करना है, यानी कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर करना है, यानी कि एक जो यहाँ पर पोलियो का जो शीशी होता है उस पर एक पोस्टर चिपकाना है, एक उस पर कागज़ चिपकाना है जिसमें टेम्परेचर वगैरह के बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा। तो इसके लिए कब आवेदन दिया गया था, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। अगर आपको याद है आंसर तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर बताइए, ज़रूर से ज़रूर आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जरूर जरूर एक बार आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो आंसर है ये 1996 ईस्वी में वीवीएम द्वारा आवेदन दिया गया कि पोलियो वैक्सीन जो होता है, पोलियो वैक्सीन, इस पर एक यहाँ पर एक पोस्टर चिपकाया जाएगा जिस पर टेम्परेचर वगैरह के बारे में बात किया जाएगा। इसको बोला जाता है वीवीएम वैक्सीन वायरल मॉनिटर, इसका पूरा नाम होता है, आप लोग यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 11 जुलाई को पड़ता है, यानी कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इसका मतलब पूछ रहा है 11 जुलाई को कौन सा दिन पड़ता है, यानी कि कौन सा दिवस मनाते हैं। जनसंख्या दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, विश्व खाद्य दिवस, इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जल्दी से बताइए कौन सा दिन 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। ऑप्शन है विश्व जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, विश्व खाद्य दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइए जल्दी से, चलिए बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके, आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके, किन्हीं को याद है तो देखिए 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक बार मनाए जाते हैं। मैं सारे का सारे पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप लोग याद रखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 11 जुलाई को मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है IMI का मतलब क्या हो गया। IMI का पूरा नाम बताओ जल्दी से, किन्हीं को याद है तो IMI का पूरा नाम बताओ। IMI का इंटीग्रेटेड मिशन इम्यूनाइजेशन, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मीजल्स इम्यूनाइजेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। IMI का पूरा नाम क्या है, IMI का पूरा नाम क्या है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। IMI का देखिए बहुत सारे आंसर सही किए हो कमेंट करके। IMI का पूरा नाम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे। IMI का इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। BCG के टीके की खोज किस वर्ष हुआ था, BCG के टीके का खोज किस वर्ष हुआ था, ये तो मैंने कितना बार बता चुका हूँ। BCG के टीके का खोज 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर है, ए इनका आंसर सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। WHO के अनुसार किस स्ट्रेन को BCG वैक्सीन के लिए सिफारिश करता है। WHO के अनुसार, WHO के बारे में पूरा जानकारी आपको विस्तार से दिए हैं, तो इसके अनुसार किस स्ट्रेन को BCG वैक्सीन के लिए सिफारिश करता है। एडमोस्टन, जाग्रेब स्ट्रेन, ओका स्ट्रेन, डेनिस 1331, या फिर एक और ऑप्शन है RA273 स्ट्रेन। बताइए जल्दी से बताइए यहाँ पर WHO के अनुसार किस स्ट्रेन को BCG वैक्सीन के लिए सिफारिश करता है। तो WHO के अनुसार BCG वैक्सीन की जो सिफारिश करते हैं वो डेनिस 1331, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। तो आज हमने टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आप लोग काउंट करके बताइए जल्दी से कि किन कैंडिडेटों को कितना आंसर यहाँ पर सही हुआ। आज हम आप यहाँ पर जो करवाए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर दोनों का मिक्स क्वेश्चंस लाए थे, आप लोग देखी हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ
किन स्टूडेंटों को कितना आंसर सही हुआ, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने अभी करवा दिया हूँ आप लोग को, जल्दी से बताओ। आज इतना ही क्लास रहने भी देंगे, ठीक है, आज संडे है, थोड़ा सा इतना ही रहने देंगे, आज हम लोग इतना ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, किसी के यहाँ पर 30 है, किसी का 35 है, किसी का 38 है। नाम आज नहीं लूँगा, मैंने पहले ही बता दिया हूँ, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बस मैं आपको बता दिया हूँ। नाम लेने से होता है क्या ही कि सर बोलते रहते सर मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम नहीं लिए, सबका नाम लेंगे तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा। बस मैं आपको रिजल्ट घोषित कर देता हूँ। जिनका यहाँ पर 35 प्लस सही है उन सभी कैंडिडेटों का ठीक ठाक तैयारी है। जिनका 30 प्लस है उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। जिनका यहाँ पर 25 मतलब है उनको यहाँ पर तैयारी ही नहीं है, वो तो एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। 35 वाले को समझो कि तैयारी आपकी चल रही है, अच्छी चल रही है। 30 वाले समझ लो कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, मीडियम क्वालिटी में है, आपको और भी मेहनत करना है। और 25 वाले समझ लो आपकी तैयारी एकदम गोबर है, आप तैयारी नहीं कर रही हो, अच्छी से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये तो अभी मैंने बस 4-5 चैप्टर पढ़ाया हूँ ना, उसी का लिया हूँ। इसी तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी जैसे 40 किया हूँ ना, आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो 41 से कंटिन्यू करेंगे, एकदम 100 तक करा देंगे। इसी तरह से 1000-2000 जैसे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आप लोग को लगेगा कि नहीं पूरे का पूरे तैयारी अब हो रहे हैं, तो थ्योरी अच्छे से पढ़ोगी तभी समझ में आएंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए और क्लास को समाप्त करेंगे। और आज एक ही क्लास चलेगा, दूसरा क्लास आज नहीं चलेगा, ठीक है, बस आज एक ही क्लास चलेंगे। कल हम चैप्टर पर आएंगे थ्योरी, आज बस ऑब्जेक्टिव करके छोड़ देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, किसी के मन में कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई कमेंट नहीं कर रही हो, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग एक बार बताओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में मज़ा आया क्या, अच्छा लगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा क्या, जल्दी से बताओ कमेंट करके। चलिए बहुत अच्छा, सबको थैंक यू, बहुत अच्छा, सब बोले कि जी सर अच्छा लगा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम इसी टाइम में शाम के 7 बजे कल के क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।